हर साल हम सब बजट का इंतजार करते हैं, है ना? लेकिन एक मजे की बात बताऊं, ये जो बजट शब्द है, ये हमारे संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। जी हाँ। तो फिर सरकार देश का हिसाब किताब कैसे पेश करती है? यहीं पर आता है संविधान का अनुच्छेद 112। आज हम इसी की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि भारत की इकोनॉमी की दिशा तय करने वाला ये नियम असल में है क्या। और ये सिर्फ कोई किताबी प्रक्रिया नहीं है, ये लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही का सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम और आप तो बजट बजट करते हैं, पर क्या हमारे संविधान बनाने वालों ने भी यही शब्द इस्तेमाल किया? अब ये सुनने में तो बड़ा छोटा सा सवाल लगता है, पर यकीन मानिए यूपीएससी के लिहाज से ये बहुत बहुत जरूरी है। तो सही जवाब है वार्षिक वित्तीय विवरण, या जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एएफएस भी कहते हैं। तो याद रखिए, संविधान में बजट नहीं बल्कि अनुच्छेद 112 के तहत एएफएस का जिक्र है। ये पहली और सबसे जरूरी बात है जो हमें गांठ बांध लेनी है। ठीक है, तो ये तो हो गई नाम की बात। अब जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये आर्टिकल 112 आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक नियम या प्रक्रिया नहीं है, ये एक संवैधानिक आदेश है, एक कमांड, एक ऐसी मजबूरी जो सरकार को संसद के सामने पाई पाई का हिसाब देने के लिए बाध्य करती है। तो आर्टिकल 112 सीधी सीधी बात ये कहता है, ये भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो हर फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार की अनुमानित कमाई और खर्च का पूरा ब्यौरा यानी कि एएफएस संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाएं। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी है, एक अनिवार्य प्रक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आखिर होता क्या-क्या है? क्या सरकार कुछ भी पेश कर सकती है? नहीं, संविधान ने इसका भी एक बहुत साफ सुथरा ढांचा तैयार किया है। तो देखिए, एएफएस में मोटी मोटी 3 चीजें होनी ही चाहिए। पहली, सरकार की आमदनी और खर्चों का अनुमान। दूसरा, सरकार को यह साफ साफ बताना होगा कि कौन सा खर्च रोजमर्रा का है, जैसे कि रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर, और कौन सा खर्च देश के भविष्य के लिए है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। और तीसरी, जो सबसे इंटरेस्टिंग है, खर्च को 2 अलग अलग हिस्सों में दिखाना। एक भारत व्यय यानी चार्ज एक्सपेंडिचर, और दूसरा वो जिस पर वोटिंग होती है। और यहीं पर बजट का सबसे पेचीदा लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा आता है। ये है चार्ज्ड यानी भारित और वोटेड यानी मतदान योग्य खर्च के बीच का फर्क। इस कॉन्सेप्ट को समझना प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये फर्क एकदम साफ हो जाएगा। एक तरफ है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, इस पर संसद में बहस तो हो सकती है पर वोटिंग नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? ताकि राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे बड़े और जरूरी पद राजनीतिक खींचतान से बिल्कुल बचे रहें। दूसरी तरफ है वो खर्चा जो सरकार की योजनाओं पर होता है। इसे डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के रूप में पेश किया जाता है और इस पर लोकसभा में बाकायदा वोटिंग होती है। तो अब सवाल है कि ये चार्ज्ड एक्सपेंडिचर में आता क्या-क्या है? तो देखिए, इसमें शामिल हैं राष्ट्रपति की सैलरी और भत्ते, लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी और पेंशन, और सीएजी की सैलरी और पेंशन। ये व्यवस्था इसलिए है ताकि ये सभी पद बिना किसी दबाव के आज़ादी और निष्पक्षता से अपना काम कर सकें। इनकी सैलरी संसद की वोटिंग पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो अब हम खर्चों के प्रकार को तो समझ गए हैं। अब जरा ये देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में संसद का रोल क्या है। आखिर वो कैसे सरकार पर लगाम कसती है और ये पक्का करती है कि जनता का पैसा सही जगह खर्च हो। तो संसद में बजट का सफर इन 5 पड़ावों से होकर गुजरता है। पहला कदम राष्ट्रपति की सिफारिश, जिसके बिना ये पेश ही नहीं हो सकता। दूसरा, वित्त मंत्री इसे संसद में पेश करते हैं। तीसरा, दोनों सदनों में इस पर एक आम बहस होती है। चौथा और सबसे अहम पड़ाव, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर वोटिंग, और ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होती है। और आखिर में अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है, जो सरकार को खजाने से पैसा निकालने का कानूनी हक देता है। और हाँ, यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना जरूरी है। पैसे रुपए के मामलों में लोकसभा के पास राज्यसभा से ज्यादा ताकत है। राज्यसभा बजट पर चर्चा कर सकती है, सवाल पूछ सकती है, लेकिन सरकार के खर्चों से जुड़ी अनुदान की मांगों पर वोट नहीं कर सकती। ये पावर सिर्फ जनता द्वारा सीधे चुने में नुमाइंदों यानी लोकसभा के सदस्यों के पास ही है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी समझा उसे फटाफट यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कर लेते हैं। देखते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए कौन कौन से पॉइंट्स सबसे ज्यादा काम के हैं।
शुरुआत करते हैं प्रीलिम्स से, जहां फैक्ट्स और सिर्फ फैक्ट्स ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए ये क्विक फैक्ट्स दिमाग में बैठा लीजिए। आर्टिकल 112 मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसे पेश कौन करवाता है? राष्ट्रपति। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर नॉन वोटेबल। वोटेड एक्सपेंडिचर सिर्फ लोकसभा वोट कर सकती है। और राज्यसभा का रोल सिर्फ डिस्कशन, अनुदान पर कोई वोटिंग नहीं। ये पॉइंट सीधे सीधे सवाल बनकर आ सकते हैं। अब बात करते हैं मेंस की। यहां सिर्फ फैक्ट से काम नहीं चलेगा, यहां चाहिए एक डीप अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल अप्रोच। मेंस में सवाल कुछ इस तरह से बन सकता है। यहां आपको सिर्फ प्रक्रिया रटकर नहीं लिखनी, आपको ये एनालाइज करना होगा कि ये जो अलग अलग टूल्स हैं, जैसे बहस, वोटिंग, चार्ज्ड और वोटेड खर्च का बंटवारा, ये सब मिलकर सरकार को आर्थिक रूप से जिम्मेदार कैसे बनाते हैं। ये सवाल असल में पार्लियामेंट्री कंट्रोल के महत्व पर है। और आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। आज की इतनी कॉम्प्लेक्स और तेजी से बदलती इकोनॉमी में क्या आपको लगता है कि संविधान का बनाया ये 70 साल से भी ज्यादा पुराना ढांचा सरकारी खर्च पर लगाम कसने के लिए काफी है, या फिर इसमें कुछ सुधार की जरूरत है? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। इस पे सोचिएगा जरूर।